हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और चैप्टर है जनसांख्यिकी। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको एक दो बार रिवीजन आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए, भारत के जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या आने की जो संभावना है या जो न्यू डेटा है, इसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। किन गोल्डविक 2 मिलियन बताते हैं, मैक एवेडी और जॉन्स 4 मिलियन, थॉम लेंसन जो है 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाते हैं। तो इनमें से उत्तर जो है कोई सही नहीं माना जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर है 2011 के भारत के जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो आवर सेंसस और आवर फ्यूचर, डी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब होगा। 2011 के जनगणना का जो आदर्श वाक्य था आवर सेंसस और आवर फ्यूचर था, यानी हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 2011 के जनगणना जो था वो देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ए और बी। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय के किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की जनसंख्या परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसे निरपेक्ष जनसंख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। और जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु होता है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। 4 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकीय संक्रमण का सही अनुक्रम दर्शा देगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब है, पहले आएगा उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, इसके बाद उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से, और लास्ट में निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से। 1 3 2, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनसांख्यिकीय संक्रमण एक ऐसा सिद्धांत है जो समय के साथ साथ जनसंख्या में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, और यह सिद्धांत जो है अमेरिकी जनसांख्यिकीविद वारेन थॉमसन के द्वारा 1929 में विकसित जनांकीय संक्रमण की व्याख्या पर आधारित है। यह जनसंख्या वृद्धि के उन 4 स्तरों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है जो राष्ट्रों में उनके सामाजिक आर्थिक विकास के साथ आगे पीछे गुजरते हैं। प्रथम चरण है, यह चरण जो है प्रथम विशिष्ट रूप से अल्प विकसित देशों में देखने को मिलता है। तो प्रथम चरण अल्प विकसित देशों में आपको देखने को मिलेगा, जहां जन्म मतलब कि दर जो होगा वो उच्च होगा और मृत्यु दर भी उच्च होगा, जिसके कारण जनसंख्या स्थिर हो जाती है। द्वितीय चरण है, विकास की प्रक्रिया के साथ जन्म दर तो ऊंची होती है, किंतु बेहतर भोजन आपूर्ति और मतलब उन्नत जन स्वास्थ्य की सुविधाओं के कारण मृत्यु दर यहाँ पे निम्न हो जाती है। तृतीय चरण में क्या होता है कि इस चरण में जन्म दर भी कम हो जाता है, लेकिन जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाती है, क्योंकि पूर्व की पीढ़ियों की उच्च जनन क्षमता के कारण जो होता है जनन आयु समूह में बहुत अधिक संख्या में लोग होते हैं। और चतुर्थ जो चरण है, इस चरण में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के साथ लेकिन उच्चतर सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर के साथ एक बार फिर स्थिर जनसंख्या को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब लोग डेवलप हो जाते हैं, लोग विकसित हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं। यद्यपि जनसंख्या तो स्थिर होती है, तथापि पहले चरण से भी मतलब अधिक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चरण। और क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 6 नंबर है, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करना है आपको।
तो सही जवाब होगा स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित और निची दर पर बनी रहती हैं। दोनों में ही परिवर्तन सामान्य दर पर होता है, जिसे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है स्थिर बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? बताइए किस दौर से गुजर रही है? तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? भारत में जनसंख्या के बढ़ने का जो मुख्य कारण है वह है मृत्यु दर में कमी। भारत देखिए प्रश्न काल के संदर्भ में जनांकीय संक्रमण है इसके दूसरे चरण यानी सेकंड जो स्टेज है इसमें था। प्रश्न काल के संदर्भ में यह 1997 का क्वेश्चन है और एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो प्रश्न काल के संदर्भ में जनांकीय संक्रमण के दूसरे चरण में था, सेकंड स्टेज में था। जनांकीय संक्रमण के दूसरे चरण की विशेषता यह है कि इसमें बेहतर खाद्य और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण मृत्यु दर में तेजी से कमी होती है, किंतु जन्म दर में बहुत धीमी दर से कमी होती है या कमोबेश यह स्थिर रहती है। यही कारण है कि जो जनांकीय संक्रमण है इसके दूसरे चरण में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि परिलक्षित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, माल्थस के अनुसार, किसके अनुसार? माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही जवाब है माल्थस के अनुसार जन्म नियंत्रण। माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 ईस्वी में प्रकाशित लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक और जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन यानी जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए विवाह स्थगित करने को प्रमुख निवारक माना। हालांकि अपने प्रारंभिक लेख में माल्थस ने यह नहीं माना कि निवारक निरोध यानी जो प्रिवेंटिव चेक्स है जैसे विवाह में देरी, नैतिक संयम आदि मानव की जनन दर को इतना घटा देंगे कि सकारात्मक नियंत्रण निरंतर जो है काम नहीं करेंगे। परंतु माल्थस ने अपनी पुस्तक में जो था 1817 के ईस्वी के संस्करण में इन्होंने विवाह में देरी करके विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने और विवाह के पश्चात भी अधिक आत्मनियंत्रण रखकर जन्म दर को जो है कम करने के निरोधक उपायों का जो है इन्होंने मतलब कि इनके द्वारा जन्म दर को किसी सीमा तक कम करने की संभावना को स्वीकार किया था। तो ध्यान रखिएगा इनके जो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। बताइए तो ज्यामितीय क्रम में। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब होगा रहन सहन का स्तर। रहन सहन का स्तर जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं में जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, साक्षरता, आयु संरचना और जीवन प्रत्याशा मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है। बताइए तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है औद्योगिक क्षेत्रों में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। 13 नंबर है, बंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों का अपनी इच्छा से न कराने के कुछ कारण है। क्या कारण है आपको बताना है। देखिए इसमें जो कारण है, पहला लड़कों के लिए इच्छा, शिशु मृत्यु की ऊंची दर, समझदारी की कमी, अति गरीबी परिवारों में जो गरीब परिवार हैं इनमें आर्थिक मजबूरियां, ये सारे जो कारण हैं दंपति का अपनी इच्छा से न कराने का कुछ कारण है। यानी जो जनसंख्या नियंत्रित करने का जो बंध्याकरण है इसके जो विश्वसनीय तरीका है इसमें, तो इनका जो कारण है जो न कराने का वह चारों। भारत में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि दर जो है एक समस्या है। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 70 के दशक में इस दिशा में किए गए प्रयासों की आलोचना के कारण आगे जो है कह सकते हैं आगे अन्य किसी भी सरकार ने इस दिशा में प्रयास नहीं किया। भारत में बंध्याकरण के प्रति लोगों की अनिच्छा के जो कारक हैं, जो फैक्टर है,
संरचनात्मक है, जिसमें शिशु मृत्यु दर, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, लड़के की इच्छा, धार्मिक विश्वास, मनोरंजन के साधनों की कमी आदि प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1872 में, और किसके काल में? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के शासन काल में आधुनिक प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन काल में 1872 में जो है प्रथम जनगणना कराई गई थी। किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन जो है, प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। तो दोनों बात को जो है आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में कराई गई थी, किंतु जो नियमित जनगणना है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, बताइए किसके कार्यकाल में? इसके बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको मालूम है? क्या होगा? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? सेम क्वेश्चन है, आपको मालूम है 1881। 17 नंबर है, 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 पृथक चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। तो आप देख लीजिए सूची 1, सूची 2, और इसके संदर्भ में जो कूट दिया गया है, कौन सा कूट सही है? एक तरफ अवधि है, दूसरे तरफ चरण है। ठीक है, तो इसको देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें जो है 1901 से 1921 का जो मतलब अवधि है, इसका जो चरण होगा वो क्या होगा? सॉरी, इसका जो चरण है मंद वृद्धि के साथ है। ठीक है, 1921 से 1951 का जो अवधि है, इसका जो चरण है वो कौन सा है? तो अस्थायी वृद्धि का। 1951 से 1981 का जो अवधि है, इसका जो चरण है वो किस तरह का चरण है? इस चरण में, तो इस चरण में क्या हुआ बताइए? तो कम होने के निश्चित लक्षण थे, इनके सहित तीव्र वृद्धि, तो मतलब सी के 4। और 1981 से 2001 का जो चरण है वो है आपका द्रुतगामी वृद्धि। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो डेटा दिया गया, आप इसको एक बार जो है मतलब कि अवलोकन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का जो प्रतिशत था क्या था? तो देखिए इसमें जो आपका जो सही जवाब है ई ऑप्शन। 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है 17.7% रही, जबकि 2001 तथा 1991 और 1981 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर जो है 21.54% और 23.87% और 24.66% थी। ठीक है, 2001 में कितना? 21.54, 1991 में 23.87, 1981 में 24.66% थी। 2001 की जनगणना में भारत की जनसंख्या जो था 1028.73 मिलियन थी। 2011 के जनगणना में यह बढ़कर 1200 जो है 10.85 मिलियन हो गई थी। हालांकि वर्ष 2011 के अनंतिम आंकड़ों में यह वृद्धि दर 17.64% था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? आपको जो दशक दिया गया है, जो जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर जो प्रतिशत में दिया गया है, इसको आप मतलब कि ऑब्जर्व करिए और बताइए कि इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा वर्ष है, कौन सा दशक है। तो आपका सही जवाब होगा 2001 से 2011 19.05 जो दिया है परसेंट। इसके बारे में हम लोगों ने जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले जो है इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना बार पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? तो किस जनगणना में सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या सर्वाधिक जो है यहां पे बदलाव अंकित किया गया? तो वो था 1971 के जनगणना। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव 1971 में देखने को मिला था। इस समय दशकीय वृद्धि दर जो था 24.80% था, जबकि 1981 में 24.66 और 1991 में 23.87 और 2001 में 21.54% था। 2011 के जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। इंपॉर्टेंट है, न्यू डेटा को ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। पहला, भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। क्या यह सही है या नहीं? तो देखिए पहला सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में इसके चीन से आगे हो जाने की संभावना है, यह भी सही है। तीसरा जो है इसमें स्टेटमेंट, विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है, यह भी सही है। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है कि भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे स्तर में है, 4 वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1921 के जनगणना के वर्ष को अगर छोड़ दिया जाए, जो 1921 जनगणना है इसको अगर छोड़ दिया जाए तो 1901 से 1971 तक भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि होती रही। 1961 से 1971 का दशक जो है भारत में सर्वोच्च दशकीय वृद्धि का जो दशक है, और यहां पे जो दशक का इस दशक में जो वृद्धि दर था 24.80% था 1961 से 71 के दशक में, यानी भारत में सर्वोच्च दशकीय वृद्धि का यह दशक है। 1971 के बाद के जो 1971 इसके बाद की बात की जाए तो इस दशक में दशकीय वृद्धि दर में निरंतर गिरावट देखी जा सकती है, परंतु कुल मिलाकर भारत की जनसंख्या तीव्र गति से जो है मतलब कि बढ़ रही है। 1991 से 2001 के दशक में भारत की जनसंख्या में जो है 18.23 करोड़ की वृद्धि हुई। भारत की जन्म दर जो है 31 प्रति हजार और चीन की जन्म दर जो है 20 प्रति हजार है। भारत की जनसंख्या के 2025 तक जो है चीन से आगे निकल जाने की संभावना है। 2025 तक भारत की जनसंख्या जो है चीन से आगे निकल जाने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। 2025 में भारत की जनसंख्या जो है 1991 मिलियन, जबकि 1591 मिलियन यानी 1591, और चीन की जनसंख्या जो है 1554 मिलियन हो जाने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 2003 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात किया जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या जो है वह 102.8 करोड़, और विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में लगभग एक भारतीय है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। प्रश्न काल में भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की जनसंख्या जो था 40% से कम थी। साथ ही आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में भारत में लगभग 21.92% लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल जिसे हम कहते हैं, इनका जीवन यापन मतलब कि बीपीएल जो है यानी गरीबी रेखा के नीचे जो है जीवन यापन कर रहे हैं। कितना? 21.92%। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। क्या जो आ रहे हैं कि सही व्याख्या कर रहा है? तो कथन ए कह रहा है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। तो बताइए, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है? तो बिल्कुल सही है, भारत की जनगणना जो है हर 10 वर्ष पे की जाती है। और आपका जो है आर जो दिया गया इसमें 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो इसमें जो सही होगा ए सही है, किंतु जो कारण आर दिया गया है गलत है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। भारत की पहली जनगणना देखिए 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुआ। तभी से प्रत्येक 10 वर्ष पे भारत में जनगणना की जाती है। तो पहला जो कथन ए दिया गया सत्य है। अगर भारतीय जनसंख्या वृद्धि को देखा जाए तो इसमें लगातार वृद्धि 1921 जो है एक अपवाद है, और इसके बाद की जो प्रवृत्ति रही है यानी इसमें वृद्धि का ही रही है। भारत की जनसंख्या जहां वर्ष 1951 में
जो है आपका 361.08 मिलियन थी, वही लगातार बढ़ते हुए 2011 में 1210.85 मिलियन हो गई है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो वर्ष दिया गया 1951 में कितना मिलियन, 361.08 मिलियन, 1961, 1971, 81, 91, 2001, 2011। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में जनसंख्या घनत्व में क्या परिवर्तन हो रहा है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व में निरंतर जो है बढ़ोतरी हो रही है, निरंतर बढ़ रहा है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 20वीं सदी के शुरुआत वर्ष 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो निरंतर बढ़ते हुए 2011 में 382 व्यक्ति जो हो गए प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इस प्रकार भारत का जनसंख्या घनत्व निरंतर जो है बढ़ा है। 24 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? सेम क्वेश्चन है, 382 होगा। 25 नंबर है, 2011 के जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह के प्रमुख कौन थे? बताइए प्रमुख कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा प्रणब मुखर्जी। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन में आपका दिया गया प्रणब मुखर्जी। 2011 के जनगणना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों को सम्मिलित करने संबंधी मसले पर जो है विचार करने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री जो थे प्रणब मुखर्जी, इनकी अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था, जिसने इस संदर्भ में अपनी जो है सहमति व्यक्त की, सहमति प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए इसमें डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं जो भारत की मतलब कि 2001 की जनगणना है, इसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या और 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ कुछ होगा। अब देख लीजिएगा पूरा डेटा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहां पे याद रखिएगा जो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, तो 943 है, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व जो है कितना है? तो बताइए 2001 के अनुसार सही जवाब होगा 324। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले कुल व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार इसमें बढ़ोतरी हो गई और कितना हो गया? 324 से 382 हो गया। ठीक है, 2011 के अनुसार और 2001 में जो है भारत के जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा जो है संशोधित होकर 325 हो गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1991 से 2001 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई कहां पे? तो नागालैंड में सबसे ज्यादा जो है यहां पे जनसंख्या वृद्धि दर को दर्ज की गई थी नागालैंड, इसके बाद सिक्किम, इसके बाद मणिपुर। तीनों का क्रम याद रखिएगा, पहले स्थान पे नागालैंड, यानी यहां पे जो वृद्धि दर था 64.41% था, सिक्किम में 33.06% और मणिपुर में 30.02%। इसके बाद चौथा स्थान है मेघालय का। तो तीन क्रम आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो वो था 2001 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये था 2001 के जनगणना के अनुसार। 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जो 4 राज्य का जो आरोही क्रम था, पहला स्थान नागालैंड, सिक्किम और जो है आपका मणिपुर, लास्ट में था मेघालय। तो ये था ओल्ड डेटा। न्यू डेटा के अनुसार आपको याद रखना है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य जो है मेघालय है, जबकि प्रश्नगत राज्यों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। सही, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। 2011 के जनगणना के अनंतिम और अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश का, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र का।
क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। 3 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला कथन है कि भारत के 28 राज्य जो है इसमें सिक्किम का क्षेत्रफल सबसे कम है। दूसरा है, पौंडीचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में से चंडीगढ़ की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तीसरा है, भारत के 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र की है। बताइए इसमें कौन सा सही है। तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ सही है, बाकी पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। देखिए, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है सिक्किम नहीं है बल्कि गोवा है, ध्यान रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता की सर्वाधिक दर चंडीगढ़ में नहीं है बल्कि लक्षद्वीप में है। और तीसरा तो सत्य है, आपको मालूम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला मतलब कि जनसंख्या दृष्टि से सबसे मतलब भारत के जो बड़े राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों पे परीक्षण कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर आपको जो है चूज करना है। पहला है, भारत में शिशु लिंगानुपात यानी शिशु 0 से 6 वर्ष वाले, इनका लिंगानुपात 2001 से 11 में घटा है। दूसरा स्टेटमेंट है, हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 से 11 में बढ़ा है। और तीसरा है, भारत का ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है। तो बताइए इसमें जो 3 स्टेटमेंट दिया गया है, अच्छा एक चौथा स्टेटमेंट भी है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। भारत में पुरुष जो शिशु मृत्यु दर है महिला शिशु मृत्यु दर से जो है अधिक है। क्या यह सही है? तो देखिए इसमें जो सही है पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, जो दिया गया है कि भारत में जो पुरुष शिशु मृत्यु दर है महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात जो है 2001 के 927 से घटकर 919 पर आ गया है। शिशु लिंगानुपात कितने वर्ष के लोग होते हैं इसमें? 0 से 6 वर्ष शिशु। तो 2001 में 927 था, तो ये घटकर अब कितना आ गया है? 919। और 1961 के बाद से यह न्यूनतम है। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात जो वर्ष है 2001 के मतलब कि 819 से बढ़कर 834 हो गया है। ठीक है यार, मतलब ध्यान रखना है इसको। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 के जो 819 था बढ़कर अब 834 हो गया है, यानी इसमें शिशु लिंगानुपात की बढ़ोतरी हुई है 2001 के अपेक्षा। और 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है 943 है, जो वर्ष 2001 से 10 अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 949, जो शहरी क्षेत्र हैं यहां पे जो है 929 है। भारत में पुरुष मृत्यु दर जो है प्रति 100 महिला शिशु पर 97 है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पुरुष मृत्यु दर प्रति 100 महिला दिया गया है, मतलब गलत दिया गया है, 1000 महिला होना चाहिए, इस पे 97 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा डेटा को। आप अगर कई क्या होता है कि जल्दबाजी में कुछ डेटा गलत हो जाता है, तो प्लीज आप लोग जो है इसको सही करने की कोशिश करिएगा। और जो भी डेटा है एक बार आप खुद से जो है इसको सर्च करिए, ताकि आपको जो है रिवीजन भी हो जाए। और जो डेटा गलत है, कभी कभी प्रिंटिंग में भी डेटा गलत हो जाती है, या मतलब कि ध्यान में नहीं होता है तो बोलते वक्त भी डेटा गलत बोला जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो मतलब कि आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए जो है, उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश है देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। कारण आर है, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जो है क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे है। तो बताइए इनमें कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है? तो देखिए ए सही है, आर गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कैसे? जनसंख्या 2011 के आधार पे शीर्ष 5 राज्यों का जो अवरोही क्रम है वह है उत्तर प्रदेश का, इसके बाद महाराष्ट्र का, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। सबसे पहला स्थान है किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र का, तीसरे पे बिहार का, चौथे पे पश्चिम बंगाल और 5वें स्थान पे आंध्र प्रदेश का आता है। तो क्रम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्रम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पे है? तो बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया था।
जनसंख्या के अनुसार यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार किस पैदान पे है? तो सही जवाब होगा इसमें तृतीय, सी ऑप्शन। देख लेते हैं इसके बारे में। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में बिहार जो है देश में तीसरे स्थान पे है। प्रथम और द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों का जो है आरोही क्रम है आपको बताना है। तो आपको मालूम है पहले स्थान पे यूपी है, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 35 नंबर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल के दृष्टि से तृतीय स्थान है? वो है आपका महाराष्ट्र। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो आपको मालूम ही है उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। 2011 के जनगणना के अनुसार जो इसमें डेटा दिया गया है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा, बताइए, महाराष्ट्र। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देखिए कितना क्वेश्चन जो है बार बार से मतलब कि रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, तो इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो डेटा दिया गया 2001 और 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का क्रम याद रखिएगा, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। 39 है, निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2001 के अनुसार कौन सा है? तो निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। आपको मालूम ही है इसका सही जवाब क्या होगा। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल आएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 40 नंबर है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? आपको मालूम ही है, सेम क्वेश्चन है, तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए, इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार भारत का मतलब कि कौन सा जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा स्थान है बिहार का। यानी 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत जो है बिहार राज्य में कितना निवास करती है? तो सही जवाब होगा 8%। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है भारत का तीसरा बड़ा राज्य है और 2001 के अनुसार बिहार की कुल जो जनसंख्या आप देख सकते हैं, और भारत की कुल जनसंख्या का जो है यह कितना परसेंट है? 8.07% बिहार में निवास करती है भारत के कुल जनसंख्या का। इसका डेटा याद रखिएगा, 8.07%। और 2011 के अनुसार भारत की लगभग 9% जनसंख्या जो है बिहार में निवासित है। तो न्यू डेटा जो है आपका 9% है 2011 के अनुसार, और 2001 के अनुसार 8.07%। 43 नंबर है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपको मालूम है डेटा ऊपर में दिया गया था। और 44 है, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। क्रम देखिए, अगर आपको याद है तो ये आपको क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इजिली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, भारत की 1/3 से भी अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बिहार में संकेंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वह है आपका उड़ीसा। और यहां पर आप देख सकते हैं 2011 के अनुसार जो प्रश्नगत राज्यों में उड़ीसा की जो जनसंख्या है सबसे कम है। और इसके बाद जो कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा का भी आप जनसंख्या 2011 का जो डेटा है देख सकते हैं। 46 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की जनसंख्या जो है नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो आपको मालूम ही है कर्नाटक।
2011 के जनगणना के अनुसार अधोलिखित राज्यों में सबसे कम जनसंख्या जो है कर्नाटक की है। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का 2011 का जो जनसंख्या डेटा है आप देख सकते हैं। 47 है, 2001 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों या संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो करिए 2001 के जनगणना के आधार पर, ध्यान रखिएगा, न कि 2011 के जनगणना के आधार पर। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम। देखिए प्रश्न काल के संदर्भ में सी ऑप्शन आपका सही होगा। 2001 का जो न्यू डेटा है 2011 जनगणना 2011 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों या जो संघीय क्षेत्र हैं इनका जो अवरोही क्रम होगा, पहला स्थान पे पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़ और लास्ट में सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 48 है, 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? सही जवाब होगा नागालैंड। 2001 से 2011 के मध्य नागालैंड राज्य में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक कितना -0.6% रही और इस अवधि में गोवा में जनसंख्या वृद्धि 8.2% और केरल में 4.9% और कर्नाटक में 15.6% रही। 49 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी? सही जवाब होगा नागालैंड। और क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही कब? बताइए। तो भारत में जनसंख्या की जो उच्चतम वृद्धि दर है वो है आपका 1961 से 1971 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत में जो है जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी? तो सेम क्वेश्चन है, 1961 से 1971 के दौरान। और क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही कब? तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा 2001 से 2011 के मध्य। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो चैनल का मेंबरशिप ले लें, उनको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।